गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर विच इज लेवरेज एनालिसिस। एक बिजनेस में एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन, सेल्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब होता है इंटरेस्ट, जो बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब वो सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आउटपुट के और सेल्स के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। अगर आउटपुट डबल तो एक्सपेंसेस भी डबल, आउटपुट हाफ एक्सपेंसेस भी हाफ, आउटपुट जीरो एक्सपेंसेस भी जीरो। बट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। आउटपुट डबल भी हो जाए तो भी वो उतना ही रहेगा, आउटपुट हाफ हो जाए तो भी उतना ही रहेगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। चाहे आउटपुट बढ़े घटे, इंटरेस्ट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम सारे एक्सपेंसेस को एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम सारे एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरी कैटेगरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेकंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में बिजनेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट, सैलरी, वो सारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब है इंटरेस्ट। एक बिजनेस में रिटर्न और रिस्क के बीच में एडजस्टमेंट करना होता है। अगर आप बिजनेस से ज्यादा अर्न करना चाहते हो तो ऑब्वियस है आपको ज्यादा रिस्क लेनी होती है, और अगर आप बिजनेस से नॉर्मल अर्न करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल रिस्क लेनी होती है। अगर आप बिजनेस से बहुत कम अर्न करना चाहते हो तो आपको बहुत कम रिस्क लेनी होती है। तो रिस्क और रिटर्न दोनों एक साथ चलते हैं। हाई रिटर्न हाई रिस्क, एवरेज रिटर्न एवरेज रिस्क, और लो रिटर्न लो रिस्क, दोनों एक साथ चलते हैं। बिजनेस में रिटर्न और रिस्क दोनों को कैलकुलेट करना होता है। रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीके दे रखे, बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी है, और उन बहुत सारी टेक्निक में से एक टेक्निक हमें दे रखी है लेवरेज एनालिसिस। लेवरेज एनालिसिस रिस्क को कैलकुलेट करता है। लेवरेज में रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक रिस्क होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरी रिस्क होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होती है? देखिए, बिजनेस में मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट तभी लगती है जब सेल्स होती है, और जितनी सेल्स होगी उसी के प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अगर सेल्स आधी हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी आधी हो जाएगी। सेल्स जीरो हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो हो जाएगी। सेल्स डबल हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। तो वो सेल्स के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है। बट फिक्स कॉस्ट सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती है। सेल्स अगर आधी हो गई मगर फिक्स कॉस्ट आधा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। सेल्स जीरो हो गई तो भी फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं होगी, उतनी रहेगी। सेल्स डबल हो गई तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी रहेगी, डबल नहीं होगी।
तो एक बिजनेस में रिस्क का सबसे मेन रीजन होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रीजन कैसे होता है? अगर आप मान लीजिए आपकी सेल्स आधी हो गई तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो आधी नहीं होगी, वो तो उतनी की उतनी रहेगी। अगर आपका बिजनेस कम हो गया, अगर आपकी सेल्स डाउन हो गई मगर आपकी फिक्स कॉस्ट डाउन नहीं होगी, तो आपको फिक्स कॉस्ट की वजह से नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है मतलब रिस्क है। रिस्क का सबसे बड़ा और जो मेजर रीजन है वो है फिक्स कॉस्ट। अगर किसी बिजनेस में सारे एक्सपेंडिचर वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो उस बिजनेस में रिस्क ही नहीं है। क्योंकि सेल्स अगर जीरो हो गई तो खर्चे भी जीरो हो जाएंगे, लॉस नहीं हो सकता। अगर सेल्स आधी हो गई तो खर्चे भी आधे हो जाएंगे, सेल्स डबल हो गई तो खर्चे डबल होंगे। तो सेल्स के प्रोपोर्शन में चेंज होने की वजह से वेरिएबल कॉस्ट से हमें कोई रिस्क नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट से हमें रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर सेल्स कम हो गई फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी, सेल्स जीरो हो गई तो भी आपको फिक्स कॉस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमें रिस्क है। तो रिस्क का जो सबसे बड़ा रीजन है वो फिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से जो हमें रिस्क होती है हम उसको कहते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क विच अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दूसरी रिस्क होती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क विच अराइज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। तो हम रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। हम अलग अलग रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क कितनी है, हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क कितनी है। रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग लेवरेजेस दे रखे। एक लेवरेज दे रखा है जिसका नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज जो ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करता है। दूसरा लेवरेज दे रखा है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करता है। एक और लेवरेज होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज जो टोटल रिस्क को कैलकुलेट करता है, मतलब ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल दोनों रिस्क को कैलकुलेट करता है कंबाइंड रिस्क। तो टोटल तीन टाइप के लेवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करता है ऑपरेटिंग रिस्क को, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करता है फाइनेंशियल रिस्क को, और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करता है कंबाइंड रिस्क को, मतलब टोटल रिस्क को। जैसे हम अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, कॉस्टिंग में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। उस इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को, इसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिजल्ट इज कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट को। मैंने आपको बताया तीन टाइप के एक्सपेंडिचर, मतलब दो टाइप के एक्सपेंसेस, वेरिएबल और फिक्स। फिक्स को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो टोटल 3 एक्सपेंसेस हो गए। एक हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा हो गया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरा हो गया फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो देखिए हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दी और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को माइनस कर दिया। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है हम उसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करने से जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये हमारा बन गया इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, जनरली नाम ऐसे ही दे रखा होता है फिक्स कॉस्ट, तो ये एज्यूम है कि ये फिक्स कॉस्ट कौन सी है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ईबीआईटी। उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट को तो रिजल्ट आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब ईबीटी। माइनस करेंगे टैक्स को तो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से माइनस करें, ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स को तो नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट में अगर मैं डिवाइड करूं नंबर ऑफ शेयर्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स का अगर मैं डिवाइड करूं, कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। क्या मिल जाएगा? मुझे ईपीएस मिल जाएगा। हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अभी हम ये मानते हुए कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है उसके हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना पड़ता है, तो उसमें ईपीएस की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये मान रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो रिजल्ट में हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर। अब बात करते हैं लेवरेजेस की। 3 टाइप के लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करता है, फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करता है, कंबाइंड लेवरेज कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करता है। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों अराइज होती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। एक बिजनेस में जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी उस बिजनेस में उतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगी। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से, मतलब इंटरेस्ट की वजह से। जितना बिजनेस में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बिजनेस में उतनी ज़्यादा रिस्क रहेगी, और वो कौन सी रिस्क होगी? फाइनेंशियल रिस्क होगी। और इन दोनों रिस्क को मिलाकर हम तीसरी रिस्क कैलकुलेट करते हैं और वो होती है कंबाइंड रिस्क। मतलब और कंबाइंड रिस्क किससे कैलकुलेट करते हैं? कंबाइंड रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें दे रखा है कंबाइंड लिवरेज। तो 3 लेवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ये तीनों लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे भी पहले हम एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और वो है लिवरेज। ये लिवरेज क्या होता है? व्हाट इज लिवरेज? आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि एलास्टिसिटी, जैसे उसमें पढ़ा होगा आपने, एलास्टिसिटी डिमांड में अलग अलग टाइप की एलास्टिसिटी, जैसे प्राइस एलास्टिसिटी या इनकम एलास्टिसिटी। मैं बात करूं अगर प्राइस एलास्टिसिटी की, तो प्राइस एलास्टिसिटी क्या होती है? प्राइस एलास्टिसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। प्राइस एलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं बात करूं इनकम एलास्टिसिटी की, इनकम एलास्टिसिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये इनकम एलास्टिसिटी का फॉर्मूला। प्राइस एलास्टिसिटी बताता है कि अगर प्राइस में चेंज हो जाए तो उसका डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा।
दो फैक्टर है, एक है डिमांड, एक है प्राइस। इन दोनों फैक्टर में एक फैक्टर है इंडिपेंडेंट फैक्टर और दूसरा फैक्टर है डिपेंडेंट फैक्टर। प्राइस और डिमांड में प्राइस इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा। प्राइस इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, डिमांड इज डिपेंडेंट फैक्टर। अगर मैं बात करूं इनकम इलास्टिसिटी की, तो उसमें भी दो फैक्टर है, एक तो डिमांड और एक दूसरा इनकम। इन दोनों में डिमांड डिपेंडेंट फैक्टर है और इनकम इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर में चेंज होता है तो उसका डिपेंडेंट फैक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को, केवल इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को लिखूं, प्राइस या इनकम नहीं, तो फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर में चेंज होता है तो डिपेंडेंट फैक्टर पर उसका कितना इफेक्ट होगा, ये बताता है इलास्टिसिटी। और मैं आपको बता दूं, इसी को हम लेवरेज भी कहते हैं। लेवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर। कि अगर इंडिपेंडेंट फैक्टर में चेंज होता है तो उसका डिपेंडेंट फैक्टर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इट इज लेवरेज। ओके, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। पहला लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मैंने आपको बताया लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें एक फैक्टर है वो है सेल्स और दूसरा फैक्टर है वो है ईबीआईटी। अच्छा, ये जो ईबीआईटी है ना, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जिसमें से एक फैक्टर होता है सेल्स, दूसरा फैक्टर होता है ईबीआईटी। अब सेल्स और ईबीआईटी में डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा? सेल्स और ईबीआईटी में सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ईबीआईटी डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि जब सेल्स में चेंज होगा तो ईबीआईटी में चेंज होगा। सेल्स इंडिपेंडेंट फैक्टर है और ईबीआईटी डिपेंडेंट फैक्टर है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज। यहां सबसे पहले लिख देते हैं, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। ये सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसा फॉर्मूला क्यों? क्योंकि लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट, तो सेल्स और ईबीआईटी में डिपेंडेंट कौन है? ईबीआईटी। और इंडिपेंडेंट कौन है? सेल्स। तो फॉर्मूला क्या बना? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर इसका एक और फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर आप कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी का डिवाइड करो तो भी आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा। तो जनरली हम ये सेकंड वाले फॉर्मूले को ज्यादा काम लेते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में ईबीआईटी का आप डिवाइड करोगे तो आपको सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। अब कैसे काम आता है? जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज
हाई है, ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होने का मतलब है फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हाई रिस्क है, हाई ऑपरेटिंग रिस्क। और जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, मतलब वहां पर ऑपरेटिंग रिस्क भी कम है। अब ये कम और ज्यादा का मतलब क्या, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो 5 कंपनी है, ए बी सी डी ई, तो आप सभी कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज निकालोगे। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज अदर कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज के कंपेयर में ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 5 कंपनी है, ए बी सी डी और ई, आपने ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज है 3, इसका है 1.5, इसका है 1.2, इसका है 4, इसका है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो डी कंपनी का है, मतलब यहां सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क है। और सबसे कम ऑपरेटिंग रिस्क है सी में, क्योंकि यहां का ऑपरेटिंग लिवरेज सबसे कम है। तो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर कंपनी, वहां ज्यादा रिस्क है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंपनी, वहां पर ऑपरेटिंग रिस्क भी कम है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज से ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि किसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है और किसका ऑपरेटिंग लिवरेज कम है। ठीक। दूसरा लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के काम आता है। रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS। ये क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशनशिप बताता है, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज रिलेशनशिप बताता है सेल्स और EBIT का, फाइनेंशियल लिवरेज रिलेशनशिप बताता है EBIT और EPS का, कि EBIT और EPS में क्या रिलेशनशिप है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज होता है तो उससे EPS पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। ये जो दो फैक्टर है EBIT और EPS, इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है? ऑब्वियस है, EBIT इज इंडिपेंडेंट एंड EPS इज डिपेंडेंट। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। डिपेंडेंट फैक्टर EPS है, इंडिपेंडेंट फैक्टर EBIT है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का भी एक और फॉर्मूला है। आप EBIT डिवाइडेड बाय EBT करके भी सेम रिजल्ट निकाल सकते हो। EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ये ज्यादा इजी है। मतलब ये जो EBIT है इसमें आप EBT का डिवाइड कर दो। देखो अब आप ध्यान से समझना, मैंने आपको कहा ऑपरेटिंग लिवरेज किसका इफेक्ट बताता है? फिक्स कॉस्ट का। और फाइनेंशियल लिवरेज किसका इफेक्ट बताता है? इंटरेस्ट का। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी बहुत याद करना आसान है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, किसका इफेक्ट आया? फिक्स कॉस्ट का। और फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT, किसका इफेक्ट आया? इंटरेस्ट का। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला याद करना भी आसान है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद करना आसान है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है। एक कंपनी का अगर फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज हाई तब होता है जब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है रिस्क ज्यादा है, और जिस बिजनेस में कम इंटरेस्ट है वहां रिस्क कम है। हाई फाइनेंशियल लिवरेज मतलब हाई फाइनेंशियल रिस्क एंड लो फाइनेंशियल लिवरेज मतलब लो फाइनेंशियल रिस्क। तीसरा लिवरेज होता है कंबाइंड लिवरेज, दोनों कंबाइंड रिस्क।
ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल, इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड रिस्क। ये रिलेशनशिप बताता है, ये दो फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप, जिसमें से एक फैक्टर होता है सेल्स और दूसरा फैक्टर होता है ईपीएस। देखो, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो सेल्स और ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और ईपीएस। कंबाइंड लिवरेज सेल्स और ईपीएस, मतलब दोनों एक साथ इंक्लूड हो गए। वो सेल्स से ईबीआईटी, वो ईबीआईटी से ईपीएस, वो तीसरा जो कंबाइंड लिवरेज है वो सेल्स से ईपीएस। ये रिलेशनशिप बताता है सेल्स और ईपीएस। अच्छा, सेल्स और ईपीएस में इंडिपेंडेंट सेल्स होता है और ईपीएस डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स और कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। अब इसका भी फॉर्मूला याद करना आसान है। देखो, बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको लगेगा ये फॉर्मूले याद करने बहुत आसान काम है। कैसे? जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, किसका इफेक्ट आया? फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट आ गया। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और डिवाइडेड बाय ईबीटी, किसका इफेक्ट आ गया? इंटरेस्ट का इफेक्ट आ गया। और कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, दोनों का इफेक्ट आ गया, फिक्स कॉस्ट का भी और इंटरेस्ट का भी। इसको हम कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का एक और फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है OL मल्टीप्लाई बाय FL। अगर OL और FL को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमें कंबाइंड लिवरेज मिल जाएगा। OL मल्टीप्लाई बाय FL इक्वल्स टू CL। OL मल्टीप्लाई बाय FL इक्वल्स टू CL, ऐसा भी किया जा सकता है। तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और आप OL और FL को मल्टीप्लाई करके भी CL निकाल सकते हो। जितना ज्यादा कंबाइंड लिवरेज होगा, हाई कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू हाई कंबाइंड रिस्क, मतलब टोटल रिस्क ज्यादा होगी अगर कंबाइंड लिवरेज ज्यादा होगा। जिस कंपनी का कंबाइंड लिवरेज अदर कंपनी के कंपेयर में ज्यादा है उसमें ज्यादा रिस्क है। लो कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू लो कंबाइंड रिस्क। तो ये तीन तरह के लिवरेज हमें इसमें दे रखा है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। अब आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, आपको मेन ध्यान रखना है ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, इसको मेन ध्यान में रखना है पूरा, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, इनके फॉर्मूले। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इसका मेन ध्यान रखना है। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसका मेन ध्यान रखना है। और कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी या फिर OL मल्टीप्लाई बाय FL, इनका ध्यान रखना है। तो इससे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द डेटा रिलेटिंग टू टू कंपनीज आर एज अंडर। फर्म ए और फर्म बी, दो कंपनी दे रखी है, दोनों की इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 12% डिबेंचर दे रखे, आउटपुट इन यूनिट्स दे रखा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है, ए और बी दोनों का। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, और उस इनकम स्टेटमेंट में, एक ही इनकम स्टेटमेंट में हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक ए के लिए और दूसरा बी के लिए।
ए और बी। सबसे पहले सेल्स यूनिट्स दे रखी है 60,000, सेलिंग प्राइस दे रखी है 30, ए की सेल्स 18 लाख और बी की 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 250, 37,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 75 11,25,000। रिजल्ट contribution, it is 12 lakh and 26 lakh 25,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें डायरेक्टली दे रखी है। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना, ये इंप्लाइड है कि ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट 7 लाख। हाँ, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा हो फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो बात अलग है कि इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। अदरवाइज केवल फिक्स कॉस्ट का मतलब है इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। 7 लाख एंड 14 लाख, 7 लाख एंड 14 लाख। रिजल्ट इज EBIT 5 लाख एंड 12,25,000 लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कहां से आएगा? हमें डिबेंचर दे रखे 4 लाख, उस पर 12% इंटरेस्ट 48,000 एंड 650, उस पर 12% 78,000। रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स 4,52,000 एंड 11,47,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट हमें वैसे दी हुई नहीं है, नहीं दे रखी है। इसका मतलब ये इनकम स्टेटमेंट यहां तक ही बनेगा। और वैसे हमें OLFL CL कैलकुलेट करने के लिए यहां तक ही डिटेल चाहिए, आगे चाहिए भी नहीं। अगर आपको EPS कैलकुलेट करना होता तो टैक्स माइनस करके जो प्रॉफिट आता उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करके EPS निकालते, बट यहां पर हमें EPS कैलकुलेट करना नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में टैक्स की रेट भी नहीं दे रखी। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन में EBIT का डिवाइड करें तो ए का कंट्रीब्यूशन है 12 लाख डिवाइडेड बाय EBIT 5 लाख, इट इज 2.40। बी का कंट्रीब्यूशन है 26,25,000 डिवाइडेड बाय 12,25,000, इट इज 2.143। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT 5 लाख डिवाइडेड बाय EBT 4,52,000 इक्वल्स टू 1.106। 1225 divided by 11,47,000 equals to 1.068। कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज हम कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT भी कर सकते हैं या फिर OL मल्टीप्लाई बाय FL भी कर सकते हैं। OL 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.106 2.65, 2.143 multiplied by 1.068 equals to
2.289। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारी डिटेल दे रखी थी, हमें केवल और केवल इनकम स्टेटमेंट में उन सारे को लिखना था और फिर कैलकुलेशन करनी थी OL, FL और CL की। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, जहां पर भी आपको लगे कि आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद में आप उसको कंप्लीट करके फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन मई 2019 अटेम्प्ट में आ चुका है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द शिवा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल को कहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज और ब्रैकेट में दे रखा है एक शेयर 100 रुपए का है, तो 20 लाख रुपीज, एक शेयर 100 रुपए का है। इट मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 एंड रुपीज 20 लाख 10% डिबेंचर। हम इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। द यूनिट सेल्स, मतलब सेल्स की यूनिट, इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 2 लाख यूनिट्स टू 2,40,000 यूनिट्स। पहले यूनिट्स थी 2 लाख, अब वो हो गई 2,40,000। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 4 लाख रुपीज, इनकम टैक्स की रेट 50%। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। ईपीएस कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ा, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ईपीएस भी बढ़ेगा। तो आपको बताना है कि ईपीएस कितने परसेंटेज से बढ़ा। फिर आपको फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है 2 लाख यूनिट पे और 2,40,000 यूनिट पे। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है 2 लाख यूनिट और 2,40,000 यूनिट। तो सबसे पहले तो हम इसका इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। 2 लाख यूनिट पर और 2,40,000 यूनिट्स पर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, यहां पर टैक्स की डिटेल दे रखी है, तो पूरा नेट प्रॉफिट तक हम बनाएंगे इसको। 2 लाख यूनिट एंड 2,40,000 यूनिट। सबसे पहले सेल्स, हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी है 10 रुपीज पर यूनिट, तो 2 लाख यूनिट सेल्स हो गई 20 लाख और यहां सेल्स 24 लाख। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट दे रखी है 6, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 12 लाख एंड 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 14,40,000। तो इससे हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 8 लाख, कंट्रीब्यूशन 9,60,000। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि हमें दे रखी है क्वेश्चन में 4 लाख। फिक्स कॉस्ट 4 लाख, इससे हमें मिलेगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4 लाख एंड 5,60,000। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से आएगा, डिबेंचर है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो 20 लाख के डिबेंचर 10% इंटरेस्ट की रेट 2 लाख इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सेल्स की यूनिट से कोई लेना देना नहीं, फिक्स कॉस्ट का भी उससे कोई लेना देना नहीं। अर्निंग बिफोर टैक्स, 2 लाख एंड 2 लाख 3,60,000।
इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स की रेट हमें यहां दे रखी है 50%। 50% टैक्स की रेट 1,00,000 and 1,80,000। Result is net profit। net profit 1,00,000 1,80,000। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो हम ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। 2 लाख यूनिट पर ईपीएस कितना आएगा, और 2,40,000 यूनिट पर ईपीएस कितना आएगा। 2 लाख यूनिट पर नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000। 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, एक शेयर 100 रुपए का है, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज। 2,40,000 यूनिट पे 1,80,000 नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर 20,000, 9 रुपीज पर शेयर। अब हमें बताना है कि ईपीएस कितना परसेंटेज बढ़ा। तो 5 रुपए से 9 रुपए हो गया, तो कितना बढ़ा? 4 रुपए बढ़ा। 4 रुपए 5 रुपए का 80% होता है। परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 80%। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। फिर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमें ऑपरेटिंग लिवरेज 2 लाख यूनिट्स पर कैलकुलेट करना है और 2,40,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है। 2 लाख यूनिट पर कंट्रीब्यूशन है हमारा 8 लाख, ईबीआईटी है 4 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्वल्स टू 2। 2,40,000 यूनिट पर हमारा कंट्रीब्यूशन है 960 डिवाइडेड बाय 560। 960 डिवाइडेड बाय 560 इट इज 1.714। फिर हमें लास्ट पॉइंट में फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट में फाइनेंशियल लिवरेज था, तो ये सी पॉइंट का आंसर हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अब बी पॉइंट का आंसर फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट। 2 लाख यूनिट्स पर एंड 2,40,000 यूनिट्स पर। 2 लाख यूनिट पर 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख क्या होता है 2। छोटी छोटी कैलकुलेशन तो हम लिख ही लें 2। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि कहीं एग्जाम में गलती नहीं हो जाए, कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हैं। 560 डिवाइडेड बाय 360। 560, हाँ ये जो सेकंड वाला जो है वो कैलकुलेटर से ही करना, जबरदस्ती के स्टंट मत करना एग्जाम में। 560 डिवाइडेड बाय 360 1.556। ये आप कर लीजिए कंप्लीट। अगर ज़्यादा बाकी है तो आप वीडियो पॉज करके फिर उसको कंप्लीट कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नवंबर 2006 अटेम्प्ट में आ चुका है। नेस्टिनो लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, रुपीज इन करोड़। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, 10 करोड़ रुपीज के इक्विटी शेयर। शेयर कितने हैं? 1 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस 2 करोड़, डिबेंचर 20 करोड़, इससे इंटरेस्ट आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटी, इधर फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और बैलेंस शीट की टोटल 40 करोड़। द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही एज्यूम करते हैं कि ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, 8 करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%। 65% किसका? सेल्स का। जो वेरिएबल कॉस्ट के अगर परसेंटेज दिए हुए हैं मतलब ये सेल्स के परसेंटेज है, 65%। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, हम रेशियो में पढ़ेंगे वैसे तो। एसेट टर्नओवर रेशियो वैसे हो सकता है आपको पता भी हो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सेल्स में अगर मैं टोटल एसेट का डिवाइड करूं तो उसको कहते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इट इज 2.5। इनकम टैक्स की रेट दे रखी है 40%। आपको ईपीएस, ओएल, एफएल, सीएल निकालना है। तो लग तो वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है, क्वेश्चन में कहीं भी सेल्स नहीं है, तो सेल्स के बिना इनकम स्टेटमेंट कहां से बनाएंगे? तो ये जो रेशियो दिया हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको अप्लाई करके हम सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमें टोटल एसेट पता है 40 करोड़ है, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। हम सेल्स को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2.5। सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है और हमें टोटल एसेट्स पता है 40 करोड़। तो हमारी सेल्स कितनी हो जाएगी? 100 करोड़ रुपीस की हमारी सेल्स हो जाएगी। अब हम आसानी से इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट, यहां पर हम रुपीस में इन करोड़ लिख देते हैं, अदरवाइज तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, इतने सारे जीरो लगाना भारी काम हो जाएगा। तो हम यहां लिख देते हैं रुपीस इन करोड़, रुपीस इन करोड़। सबसे पहले सेल्स 100 करोड़, इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट विच इज 65%, मतलब 65 करोड़। तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 35 करोड़। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो हमें यहां दे रखी है 8 करोड़। रिजल्ट आएगा ईबीआईटी, वो आएगा 27 करोड़। लेस करेंगे इंटरेस्ट, बैलेंस शीट में डिबेंचर दे रखे हैं हमें 20 करोड़, उसका 15% 3 करोड़। इससे हमें ईबीटी मिलेगा 24 करोड़। लेस करेंगे टैक्स जिसकी रेट हमें यहां दे रखी है 40%, मीन्स 9.6 करोड़। रिजल्ट में हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 14.4 करोड़। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट ईपीएस, ओएल, एफएल, सीएल। ईपीएस इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल्स टू 14.4 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ शेयर नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, तो रुपीज 14.4। ओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारा कंट्रीब्यूशन है 35 करोड़
और हमारा EBIT है 27 करोड़। 35 डिवाइडेड बाय 27, 1.296 FL equals to EBIT divided by EBT, 27 divided by 24, 1.125 और CL equals to OL multiply by FL, 1.296 multiply by 1.125, 1.296 multiply by 1.125 equals to 1.458। ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।